सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ कोटे में कोटा नहीं दे पा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ दूसरे लोगों को मतलब जगह नहीं दे पा रहा है, चंद्रचूड़ साहब जज, उनके पिताजी चीफ जस्टिस, उनके दादाजी चीफ जस्टिस, अरे एक उनका परिवार में और दूसरे लोग आ जाएंगे। अब तुम तो अपने आप में सुधार कर नहीं रहे हो, लेकिन जो एक परिवार ठीक ठाक चल रहा तुम वहाँ उन आपस में झगड़ा करवाने के लिए काम के पावन सुहागन लागी है जब है ना मोसी। मतलब कुल मिलाकर हमारा तो सत्यानाश हो ही रहा है, लेकिन तुम्हारा भी हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है। इनमें क्रिमिनल ओबीसी वाले अपना तो ले नहीं पाए आज तक पूरा, ये कोई झगड़ा मतलब सरकार से टकराए तो है नहीं आज तक, सरकार से नहीं कर पाएगी। मंडल कमीशन लागू करो, 27% आरक्षण दो, हर जगह लागू करो, वो तो ये कर नहीं पाए, लेकिन शेड्यूल कास्ट को में अड़ंगा पड़ गया, भी खुश है। तो वाल्मीकि समाज के हमारे भाई, छोटे भाई, ना समझ भाई इस बात को कह रहे हैं कि जाटव समाज या चमार या महार या पासवान हमारा आरक्षण खा गए। उन तमाम साथियों को मेरा ये कहना है कि पहली बात तो यह है कि संविधान में क्या जाटवों के लिए अलग आरक्षण था, चमारों के लिए अलग आरक्षण था, पासवान और महारों के लिए अलग आरक्षण था? तो शायद नहीं था। जब अलग आरक्षण उनके लिए था ही नहीं, जब SC ST का टोटल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का 22.5% आरक्षण 15 + 7.5 है, तो इसमें ये कहना कि कौन किसका खा गया, ये मैं समझता हूँ एक ऐसा मतलब जवाब है या एक ऐसा सवाल है जो मूर्ख आदमी कर सकता है। जब एक जगह 100 रुपये रखे हैं और 100 रुपये में ये पता है कि ये इतने लोगों को खाना है, तो आइए और खाइए। उसमें ये कह देना कि हमारा हिस्सा वो खा गए, तो हिस्सा तो था ही नहीं भाई, ये तो उसमें था नहीं ना कौन से किसका कितना है भाई। ये एक परिवार के लोगों का इतना हिस्सा है, उस परिवार के लोग यहाँ आएँ वो खाएं, अब जो जाएगा वो खाएगा, और उसकी जो कंडीशन है वहाँ तक पहुँचने की जो कंडीशन है, जो उस कंडीशन को पूरी करेगा वो खाएगा। जहाँ तक सवाल वाल्मीकि समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जाटव समाज या चमार समाज खा गए, तो जाटव समाज ने, चमार समाज ने अंग्रेजी ज़माने में उनके पास में शिक्षा तब भी थी, उसके बाद में उनके पास व्यापार था चमड़े का, उनके महारों के पास में चमड़े का व्यापार था महाराष्ट्र के अंदर, पासवानों के पास में अपना व्यापार था, वो लोग बिजनेस से जुड़े रहे, वो लोग शिक्षा से भी जुड़े रहे। और जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पानी का आंदोलन चला रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटवों के पास में अपने पानी के 5-5, 6-6 कुएँ हुआ करते थे, 5-5, 600 बीघा ज़मीन हुआ करती थी बुलंदशहर के गाजियाबाद नोएडा के अंदर, जहाँ जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि चमार हमारा आरक्षण खा गए, उनके लिए मैं बता दूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा का आंदोलन चला रहे थे, उस समय पर जाटव समाज ने आगरा के अंदर, इस समय पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा का आंदोलन चला रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, कह रहे नहीं हमारे लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। उस समय पर जाटवों ने आगरा के अंदर जाटव छात्रावास बना दिया 1920 में, 1919 में। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब राजनीति में सक्रिय भी नहीं हुए थे, तब जाटव समाज शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकता धमक जो है वो दर्ज करा चुका था। अब वो पहले से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आप पढ़िए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को जब आगरा आए हैं, तो उन्होंने कहा है कि आगरा तो दलितों की राजधानी है, और आगरा के जाटव चमारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 4400 रुपये की थैली भेंट की थी। तो ये कहना कि भाई जाटव चमार खा गए, तो भाई जाटव चमार ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को जिंदा रखा है। यही तो वाल्मीकि समाज कह रहा ना, मैं कह रहा हूँ ना, जाटव चमार तो पहले से संपूर्ण था। मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे भाई जाटव ने, महार ने, पासवान ने, बिहार के पासवान ने, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के पूरे भारत के चमारों ने, महार के महारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट को जिंदा रखा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये खा गए, तो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ यहाँ पर कि भाई राजनीतिक आरक्षण पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लो। अब मैं जब जाति की बात हो रही है तो मैं जाति का जिक्र कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर जितनी आरक्षित सीट हैं MP और MLA की, मुझे एक पर बताइए कि आज किसको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर लगभग 4 लाख जाटव वोट है, और वहाँ पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं से खटीक समाज का आदमी सांसद बनता है, जिनकी सीट जिनकी वोट लगभग 40,000 है। तो जाटव समाज ने तो कभी नहीं कहा कि हमें सीट दो, हमें टिकट दो। राजनीतिक आरक्षण भाई ये तो वो है कि जो ठीक है वहाँ पहुँच गया वो कर रहा है। और अब ये कहना कि हम तो एक बात और कह रहे हैं कि जाटव, चमार, महार और पासी, इन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए संवैधानिक अधिकार को बचा कर रखा है, जिसके कारण वो बचा, तो उनको भी कुछ ना कुछ मिला है। अगर वो बचता ही नहीं तो उनमें भी, वो जब बचता ही नहीं तो ये भी मांगने की स्थिति में नहीं होते। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा खा गए, तो तुम्हारा हिस्सा था का पहले ये तो बताओ। और ये भी कहा जा रहा है कि जाटव चमार गलत अफवाह फैला रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर ये फैसला लागू हो जाता है। तो अभी एक बात मुझे बताइए कि अगर पूरे 22.5% में कोटे में कोटा लागू कर दिया जाए, ST में से मीणा,
और शेड्यूल कास्ट में तो जाटव, चमार और महार और पासवान को निकालने को अगर क्रीमी लेयर के हिसाब से कुछ लोगों को बाहर निकाल दिया जाए और क्रीमी लेयर पर ठीक है मीणा और चमार बाहर आ जाएंगे कुछ परसेंट, 1-2%। तो अभी तो सरकार के सामने ये सवाल है कि जो लोग क्रीमी लेयर के आधार पर बाहर आएंगे उनको कहाँ रखेंगे सरकार, उनके बच्चे पढ़ लिख करके कहाँ जाएंगे, क्या उनको जनरल में जगह मिलेगी, क्या वो जनरल में काउंट होंगे? या अभी तक तो ये कि शेड्यूल कास्ट का बच्चा अगर मेरिट के आधार पर जनरल में आ जाए तो उसको जनरल में माना ही नहीं जाता, शेड्यूल कास्ट में माना जाता। टीना टावी के बाद में नियम बना दिया था सरकार ने। अगर ये मान भी लिया जाए वर्तमान समय में कि चलो क्रीमी लेयर आप लाएंगे तो क्रीमी लेयर में उन लोगों को कहाँ रखोगे? पहली बात तो सवाल ये हो गया। दूसरा, कोटे में कोटे की बात की गई है, तो कोटे में कोटा अगर मैं मान के चलूँ अगर 25 अगर उनमें से 2% वाल्मीकि को, 2% खटीक को, 2% अन्य दानों को, 2% किसी अन्य को ऐसा बांट भी दिया जाए उसमें से, तो वो जो 2% करके 5-6% कम हो जाएगा। 15 में से सपोज करो 5% चला गया शेड्यूल कास्ट का अलग और 10% रह गया चमार के हिस्से में, तो आप मुझे बताइए वो 5% की सीट कौन भरेगा? अब तक तो NFS करके सारों को निकाल देते जब कह रहे हैं जाटव चमार खा गया, जाटव चमार खा गया, महार खा गया, पासवान खा गया। जब ये इतने पैसे वाले पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं तब NFS हो रहे हैं। जब अकेले वाल्मीकि के समाज में खटीक के हिस्से में एक सीट आ जाएगी और जब वहाँ कोई पहुँचेगा ही नहीं तो वो क्या होगा? NFS होगी। 1 बार 2 बार 3 बार, 3 के बाद में जनरल में भर देंगे, सीट खत्म, आरक्षण खत्म। कहना चाह रहे हैं वाल्मीकि समाज में दूसरे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब वो लोग हमारे साथ फाइट नहीं कर पा रहे हैं, जब उनका बड़ा भाई साथ खड़ा है और हाथ पकड़ के चलने को तैयार है, चल हमारे साथ, दौड़ हमारे साथ, वो जब नहीं निकल रहा है, घर से नहीं दौड़ रहा है, बाबा साहब को नहीं पढ़ रहा है, अम्बेडकरी आंदोलन से नहीं जुड़ रहा है, घरों से बाहर नहीं आ रहा है, ना वो किसी संगठन में जा रहा है, ना किसी आंदोलन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? RSS की शाखाओं में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बजरंग दल में जा रहा है। जब वो जात दुश्मन की शाखाओं में रहा है तो दुश्मन के हाथ में खेल रहा है। अगर आज की तारीख में ये बात कही जा रही है कि भाई कहीं ना कहीं जो वो ये RSS के हाथों में खेल रहे हैं, चलिए अरे बोलते रहिए, जहाँ के RSS के हाथों में खेले, तो ये सच्चाई है कि वो RSS के हाथों में खेल रहे हैं, इसमें कोई मतलब नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको क्यों लग रहा है RSS के हाथों में खेल रहे हैं? RSS यही तो चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये स्पष्ट कहा है कि ये संख्या बल के आधार पर नहीं है, आर्थिक उन्मूलन का आधार नहीं है, ये जो शेड्यूल कास्ट की जाति जिनका जाति के आधार पर दोहन हुआ है वो जातियों को चिन्हित किया गया और चिन्हित करने के बाद में ये कहा गया कि इन जातियों को आरक्षण मिलेगा। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महार कम्युनिटी से थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ने कहीं लिखा है कि किताब में कि जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो महाराष्ट्र के अंदर महारों को नौकरी नहीं मिलती थी, चमारों को मिलती थी, मातंगों को मिलती थी, दूसरे लोगों को मिलती थी, महारों को नहीं देते। अच्छा तुम तो वो जो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तुम्हें नहीं देंगे, दूसरे वालों को देंगे, जो तालाब गंदा कर गए थे, जो मंदिर गंदा कर गए थे, तो वहाँ पर महारों को आज की तारीख में महार आगे निकले। तो ऐसा नहीं है। अब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ, 13 बच्चे शहीद हुए, 12 बच्चे चमारों के थे, तो भाई लड़ेगा चमार, मरेगा। पिटीशन लगाने वाले लोग भी तो आपके ही हैं। हमने कब कहा हमारे नहीं। अगर एक घर में झगड़ा हो जाए, एक मैं तो एक बड़ा मोटा सा उदाहरण बताऊंगा आपको। अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में एक परिवार रहता है, बाहर के कुछ लोग आकर के कहने लगे, किसी हमारे कमजोर भाई को, छोटे भाई को बहकाने लगे और कहने लगे अरे तेरा बड़ा भाई तो तेरा हिस्सा खा गया, ये तो ये हिस्सा खा गया, तू अपना हिस्सा ले, और उसने लड़ झगड़ के उसमें से एक कोठरी अपनी अलग ले भी ली, तो ये क्या गारंटी है वो उस कोठरी को बचा पाएगा, उस कोठरी का रंग रोगन कर पाएगा, उसकी देखरेख कर पाएगा? क्या ये मुमकिन नहीं है कि उस कोठरी पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे जो उसको भड़का रहे हैं? तो ये वो हमारे साथ रह रहा है उस बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग एक है, वो कोठरी का मान सम्मान है, उस कोठरी का मान सम्मान है, लेकिन अगर वो अपना हिस्सा लेकर के अलग हो गया तो निश्चित रूप से उस पर दूसरे लोग कब्जा करेंगे, वो उसको नहीं बचा पाएंगे। संसद में क्यों नहीं आवाज उठ रही इसको लेकर, क्या वजह है? क्यों नहीं बोला? चंद्रशेखर बोले, मायावती जी ने ट्वीट किया है। संसद में आवाज क्यों नहीं हो रही कि इस पर विधेयक लाया जाए, बिल लाया आएगा? सब काम देखिए इतना आसान है नहीं। ये जितने लोग लड्डू बांट रहे हैं ना कि जी नहीं हम तो, हमें तो आरक्षण मिल गया, हमें तो ये हो गया, उतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है अपनी, ये कहा इसको कर सकते हैं। हालांकि उसको करना भी बड़ा कठिन काम है, उसके लिए जातिगत जनगणना कराओ, कैसे तय करोगे कि क्रीमी लेयर कौन है, कौन बाहर निकलेगा, कौन अंदर रहेगा, ये कैसे तय करोगे? शेड्यूल कास्ट में चमार जाटव जो है, महार जो है, पासवान जो, वो कितना मजबूत हो गया है और कितना मजबूत नहीं हुआ है, उसको किस आधार पर बाहर निकालोगे? कोटे में कोटा किस हिसाब से दोगे, वर्गीकरण किस हिसाब से करोगे? तो उतना आसान नहीं है। सरकार को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे इसको लागू करने के लिए, और सरकार पहली जातिगत जनगणना पे हाथ खड़े कर रही है तो वो और जातिगत जनगणना कहाँ से करा देगी? तो उतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जो निर्णय आया ये गलत है, ये ब्राह्मणी निर्णय है। जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ कोटे में कोटा नहीं दे पा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ दूसरे लोगों को मतलब वो नहीं दे पा रहा है, जगह नहीं दे पा रहा है। चंद्रचूड़ साहब जज, उनके पिताजी चीफ जस्टिस, उनके दादाजी चीफ जस्टिस, अरे एक उनका परिवार में और दूसरे लोग आ जाएंगे। अब तुम तो अपने आप में सुधार कर नहीं रहे हो, लेकिन जो एक परिवार ठीक ठाक चल रहा, तो वहाँ उन आपस में झगड़ा करवाने के लिए। जिस तैयारी के साथ कांग्रेस कह रही है कि हम इसको लागू करेंगे,
और यही कांग्रेस वो थी कि हम संविधान बचाने की बात करेंगे। ये दोनों चीज समझ में नहीं आ रही है। ओहो, मैं कहता रहा हूँ, पहली बात तो कांग्रेस का लागू कहाँ से करेगी, वो सरकार में ही नहीं है, ठीक है। और जो नहीं, मैं कह रहा हूँ जो धर्मेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसका स्वागत कर रहे थे, तो धर्मेंद्र यादव पहले ये बताएं कि तुम करोगे कैसे इसका लागू, तुम तो कभी कहीं हो ही नहीं 3 में ना 13 में। दूसरी बात, जो लोग ये इनका क्या है कि वो एक कहावत है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि राण के पावन सुहागन लागी है जब है ना मोसी, मतलब कुल मिलाकर हमारा तो सत्यानाश हो ही रहा है, लेकिन तुम्हारा भी हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है। इनमें क्रिमिनल ओबीसी वाले अपना तो ले नहीं पाए आज तक पूरा, ये कोई झगड़ा मतलब सरकार से टकराए तो है नहीं आज तक, सरकार से ये नहीं कर पाएगी मंडल कमीशन लागू करो, 27% आरक्षण दो, हर जगह लागू करो, वो तो ये कर नहीं पाए। लेकिन शेड्यूल कास्ट को में अड़ंगा पड़ गया, भी खुश है। लेकिन जीतन राम मांझी भी तो बोल रहे हैं ना, तो जतिन राम मांझी भी वही तो भाषा बोल रहे हैं। जतिन राम मांझी तो मैं तो जतिन राम मांझी साहब से भी कह रहा हूँ, तुम बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1980 से लगातार विधायक हो। जतिन राम मांझी ने कितने अपने समाज के बच्चों को पढ़ा लिखा कर बना दिया। वो मुख्यमंत्री थे तो चलो मांझी समाज के लिए एक अच्छा सा स्कूल बना देते, एक क्या नाम है 10 मांझी समाज के बच्चों को तुम विदेश पढ़ने के लिए भेज देते। अरे जो आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए, एमएलए रहते हुए, मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए अपने समाज का भला नहीं कर पाया जतिन राम मांझी, आज वो स्वागत कर रहा है। क्यों भाई, तुम तो मुख्यमंत्री के लिए जब अपना समाज का भला नहीं करवाए, अब तुम करो नहीं साहब स्वागत है। किस बात का स्वागत है भाई? और हर राज्य में हर कास्ट में अलग अलग डोमिनेट हो रहा है ना। देखिए सब कास्ट अलग अलग है। यूपी में आ जाइए तो चमार जाटव है, महाराष्ट्र में चले जाइए तो महार मातंग है, ठीक है ना। तो हर राज्य में अलग अलग है ना सारे। देखिए हाँ तो है तो सब शेड्यूल कास्ट ही ना। में चले जाइए तो वहाँ पासवानों ने चमारों को नहीं दिया कुछ भी। चमारों की स्थिति मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि चमारों की स्थिति खराब है। चमारों की स्थिति पूरे देश में जो अम्बेडकरवादी चमार है, अरे मैं सुन लीजिए, आपके कहने से थोड़ी हो जाएगी। चमार जाटव पूरे भारत में जहाँ भी जो भी अम्बेडकरवादी है उसकी स्थिति कहीं खराब नहीं है। और चमार जाटव ही नहीं, मैं कह रहा हूँ जो भी शेड्यूल कास्ट में अम्बेडकरवादी है, जो चमार है, जाटव है, खटीक है, पासी है, धानक है, तेली है, तमोले जो भी है, उसकी स्थिति खराब नहीं है, उसकी स्थिति बेहतर है। अगर स्थिति किसी की खराब है तो उसकी स्थिति खराब है जो मंदिर जा रहा है, जो आरएसएस की शाखा में जा रहा है, जो झाड़ू लगा रहा है, जो आज तक अपने पैसों को नहीं जोड़ा, उसकी स्थिति खराब है। लेकिन छुआछूत तो करी ना आप लोगों ने। देखी किसके साथ करी? वाल्मीकि के साथ तो करी ना। हमने कहाँ करी है? चमार जाटव वाल्मीकि। अरे हमने कहाँ कर दी भाई? एक पूरे देश के अंदर पूरे देश के अंदर एक मुकदमा बता दो किसी कोर्ट में, किसी चमार ने भंगी के साथ में, वाल्मीकि के साथ में, मातंग के साथ में, महार ने कहीं का नाम छुआछूत क्या की हो, बताओ एक मुकदमा बताओ। शादी ब्याह क्यों नहीं होते? अरे हम बता रहे, हम 50 उदाहरण बता रहे हैं। लेवल का तो होना चाहिए भाई। हमारे साथ डीबीएस सहरा साहब रिटायर्ड साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी लड़की वाल्मीकि को दी है। तुम तो वही भाषा बोलने लगे ना। अगर एक हमारा बच्चा आईएएस है तो आईएएस चाहिए हमें, हमारा लड़का इंटर है तो इंटर चाहिए। ऐसा थोड़ी हम अपनी आईएएस लड़की जो है वो जाकर के कह देंगे नहीं हम एक चाहते हैं साहब, हम आपके घर में कर देंगे। अगर वाल्मीकि कोई लड़की है तो हम तो उनसे भी कहते हैं, वाल्मीकि लड़की आईएएस है, लड़का आईएएस है, तो हम तो कहते हैं कि आओ शादी ब्याह करो, क्यों नहीं करते हो? हमारा भी आईएएस होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए, हमने मना किया है। तो जो गरीब है गरीब तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो क्यों नहीं कर रहे? तो ये उनसे भी पूछो ना, क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्यों पूछो? मेरे बच्चे जब शादी लायक होंगे जब मैं बताऊंगा, करूंगा नहीं करूंगा। तो बड़े हो ना, आपने तो अधिकार खाया है, आप ही तो उनके कर रहे हो सारी चीजें। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या खा लिया? कौन सा अधिकार खा लिया? सारा आरक्षण आपने खा लिया। देखो व्यक्तिगत रूप से पूछोगे तो राहुल नागपाल ने कभी आरक्षण नहीं लिया, ठीक है। और अगर आप उसमें पूछोगे, सामाजिक रूप से पूछोगे, तो चमारों ने कभी किसी का शोषण किया नहीं। इनका तो बेचारों का 5000 साल तक शोषण हुआ है। ये तो हमेशा इतने दयालु है, दूसरों का शोषण होता तो रोर पड़ते।